पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो कई फिल्मों के लिए अच्छा मसाला बन सकता है ना कि उनके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी थी, उन्होंने आपकी संपत्ति अपने नाम कर ली, पावर, ऐसा होता होगा ना? जरूर हो सकता है, बहुत जरूर हो सकता है। आपने देखा होगा ऐसे केसेस जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी ने खेल कर दिया होगा? नहीं, पावर अटॉर्नी में खेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आपको पता है कि जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए लोग जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो सेल डीड कराते ही नहीं, वो पावर अटॉर्नी ले लेते हैं, राइट। जब वो पावर अटॉर्नी लेते हैं तो जैसे जब मुझे एक फ्लैट खरीदना है तो मैंने क्या करा, जो सेलर है उससे अपने फेवर में पावर अटॉर्नी ले ली और उस अटॉर्नी में मैंने आगे पावर अटॉर्नी देने का अधिकार ले लिया और मैं आराम से बैठा हूँ, मैं इस घर का मालिक बन गया। बिल्कुल गलत है। आप पे खाली उस व्यक्ति के अधिकार हैं। पहली चीज़, वो व्यक्ति कल को इस पावर अटॉर्नी को कैंसिल भी कर सकता है जो सेलर है, क्योंकि आप पे अधिकार कोई इररिवोकेबल नहीं है ना, उसने अधिकार दिए। वो व्यक्ति अगर उसकी डेथ हो जाती है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो ये अटॉर्नी वैसे ही इनवैलिड हो जाएगी। ओके। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मैंने पावर अटॉर्नी ली, मेरे नाम आ रही है, मुझे ये फ्लैट बेचना है, मैंने किसी और को पावर अटॉर्नी दे दी, 3-4 बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। तो पावर अटॉर्नी पैसा बचता है ऐसे करने? स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है 500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी लग रही है, और वैसे स्टैम्प ड्यूटी 6% ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें खतरा क्या है? ये स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए खतरा क्या है कि आप कभी मालिक बने ही नहीं प्रॉपर्टी के, आप खाली एजेंट बने हुए हो प्रॉपर्टी के। तो कल को वो व्यक्ति है, वो जीते जी कहते जी मैं तो पावर अटॉर्नी कैंसिल कर रहा हूँ अपनी, या उसके बच्चे कहते हैं कि उसकी डेथ हो गई, बच्चे कहते हैं भाई इसने तो बेची नहीं आपको, ये तो हम ही मालिक हैं इसके। ओके। तो आपकी प्रॉपर्टी कितना बड़ा खतरा ले रहे हो, रिस्क कितना बड़ा है। तो कभी भी पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल चेंज करने का इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहिए। हाँ, वो सही है कि आपने अपने दोस्त को पावर अटॉर्नी दी, उसने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करके किसी को बेच दी, या आपने अटॉर्नी होल्डर से प्रॉपर्टी खरीद ली, राइट। अगर आपके पास आज की डेट में पावर अटॉर्नी है और ऐसी प्रॉपर्टी है जो पावर अटॉर्नी पे है, तो उस अटॉर्नी को यूज़ करके सेल डीड कर दीजिए। आप और आपके बच्चे आपको दुआएं देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि टाइटल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। सो ये पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल जो है वो कुछ पैसे बचाने के लिए आप सच में आगे फ्यूचर को अपने स्टेक पर डाल देंगे, राइट। और अब जब पावर ऑफ अटॉर्नी कोई बनाता है डॉक्टर जैन, तो उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी जिक्र भी किया था कि इसमें आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो जो लॉ कहता है, अगर पावर अटॉर्नी रियल एस्टेट के बारे में नहीं है तो इसको रजिस्टर कराना ऑप्शनल है। ओके। रियल एस्टेट को की लेन देन पे है तो रजिस्टर कराना कंपलसरी है। पर मेरा से सुझाव है कि आपकी पावर अटॉर्नी कैसी भी हो, उसको ज़रूर रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन से उसकी वैलिडिटी इम्प्रूव हो जाती है, बहुत ज़्यादा वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। और मैंने जनरली देखा है बैंक्स एटसेट्रा नॉन रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी पे एक्ट करने में थोड़ा सा कतराते हैं। लीगली तो अलाउड है, पर उनको डर लगता है कि ये कल को गलत चीज़ ना हो, ये व्यक्ति वो ना हो जिसके साइन है, वो सब चीज़ें। पर वो सब जैसी रजिस्टर होगी सब चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। बैंक या इंस्टीट्यूशन बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उस पर रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी लेके कोई आ रहा है और अटॉर्नी होल्डर को वो उसकी शिनाख्त करता है और ट्रांजेक्शन करने देता है। तो आपको ज़रूर रजिस्टर करानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा, अगर ये क्लोज ब्लड रिलेटिव है, स्टैम्प ड्यूटी बहुत कम है पावर अटॉर्नी को रजिस्टर कराने की, 100 से 500 रुपये है खाली। पर अगर ये नॉन ब्लड रिलेटिव है तो स्टैम्प ड्यूटी थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कितनी? 1 से 2% तक। ओके। सो आपने जब मुझे अभी बोला कि अगर वो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं। जैसे कि अगर मैं अपने हेल्थ से जुड़े इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं अपने चेक बुक से जुड़े इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, तो उसमें रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, बट आप कहते करवा लीजिए, अच्छा रहता है कराना। और वो क्या प्रोसेस? तो अगर मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना है तो मुझे आप बताइए कितने स्टेप्स होंगे? स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा? तो सबसे पहले अटॉर्नी का आइडेंटिफाई करो, किसको देनी चाहिए या किसको देना चाहते हो, राइट। उसके बाद प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट करो डॉक्यूमेंट को। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, है ना। आपने रेवोकेबल पावर अटॉर्नी बनाई तो रिवोक करने के क्लॉज उसी में डाल दो कि कल को मैं रिवोक करूँगा तो मैं ये चीज़ें करूँगा तो ये रिवोक हो जाएगी। या मैं इररिवोकेबल बना रहा हूँ जो कि बनानी नहीं चाहिए, तो इररिवोकेबल है ये पावर अटॉर्नी। तो इस तरीके से आपको उसको बहुत ध्यान से ड्राफ्ट कराना चाहिए। वो कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए अटॉर्नी बनी, राइट। जब आप अटॉर्नी बना लें फिर इसको अब आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ले जाकर रजिस्टर कराना है। आपको जाना है, 2 विटनेस को जाना है और इसको रजिस्टर कराना है।
इन सब के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिएंगे। अटॉर्नी होल्डर को नहीं जाना रजिस्टर कराने के लिए, राइट। जिसके फेवर में आप दे रहे हो उसको नहीं जाना। अगर उसको जाना पड़ा तो बेकार ही है ना अटॉर्नी बनाना। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ये है मैंने दिल्ली में बैठ के अटॉर्नी बनाई, कानपुर में एक ट्रांजेक्शन हो गई। तो जिसने जो दे रहा है उसका जाना जरूरी है, प्रिंसिपल का जाना जरूरी है। एजेंट इसमें नहीं, एजेंट के साइन नहीं होते अटॉर्नी, पर 2 विटनेस आपको चाहिए। 2 विटनेस जरूर। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंच गए कि पहले तो आपको चुनना है केपेबल और ट्रस्टवर्दी का कौन सा वो कैंडिडेट होगा, रिवोकेबल बनाना, फिर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है जिसमें आपके पास 2 विटनेस होने चाहिए। इसके आगे का प्रोसेस, जब आप इसे रजिस्टर कराएंगे वो 2-3 दिन के बाद रजिस्टर्ड पावर अटॉर्नी आपको देगा, आप उसको एजेंट के पास भेजेंगे और वो उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन करना शुरू कर देगा। क्या इसे फैमिली मेंबर्स चैलेंज पे कर सकते हैं? मान लीजिए कि मैंने किसी फैमिली मेंबर को ही बनाया है, ठीक है, अब 3 फैमिली मेंबर्स में से मैंने नंबर 1 वाले को बना दिया, नंबर 2 और नंबर 3 अगर प्रिंसिपल यानी जिन्होंने ये पावर ऑफ अटॉर्नी दी है उनको कुछ उससे आपत्ति हो और जिन्होंने बनाया है अगर मैं मेंटली ओके हूँ, मेरी मेंटल इनकैपेसिटेशन नहीं है, तो जनरली ये चैलेंज नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अधिकार में किसको दूँ तो मेरी चॉइस है ना, आप कैसे मुझे रोक सकते हैं, राइट। पर अगर मेरी मेंटल कैपेसिटी पे शक है तो उस बेसिस पे तो चैलेंज करा जा सकता है कि भाई ये आदमी अपने सेंसेस में नहीं है। नहीं, मान लीजिए जब पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया तब वो सेंसेस में थे, तब वो बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक है। अब विद टाइम हेल्थ डिटेरिएट हुई, हो सकता है उनको बीमारी हो गई, वो भूलने लगे या फिर अब वो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने क्रिएट किया था तब तो थे। तो सबसे पहले देखिए ड्यूरेबल है या नहीं है। अगर ड्यूरेबल नहीं है तो ये इनवैलिड हो जाएगी अपने आप, ओके, और ड्यूरेबल है तो ये वैलिड रहेगी। सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हाँ जी, आप सिर्फ एक पावर ऑफ अटॉर्नी देके निश्चित नहीं बैठ सकते, उसको आपको पावर देने के लिए ड्यूरेबल करना जरूरी है। ड्यूरेबल पहले ही डालो ना क्लॉज कि मैं ड्यूरेबल दे रहा हूँ। अगर मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ पावर अटॉर्नी जीपीएस क्यों दे रहा हूँ कि कल को मुझे कुछ हो जाता है, मैं इनकैपेसिटेट हो जाता हूँ तो वो मेरे बिहाफ पे काम करे, तो मैं ड्यूरेबल ही बनाऊंगा, मैं नॉन ड्यूरेबल क्यों बनाऊंगा उसको, राइट। पर ज़्यादातर लोग नहीं करते थे ड्यूरेबल, वो एज्यूम करते हैं पावर अटॉर्नी दे दी हो गया काम। ऐसा नहीं होता, आपकी लॉ की बारीकियाँ समझनी होंगी आपको, वो बारीकी में ही सब कुछ है। तो अगर आपने ड्यूरेबल दी, आप लेटर इनकैपेसिटेटेड हो गए, मेंटली अनसाउंड हो गए, आपको एल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, अब भी ये वैलिड है। जब तक आप दोनों में से दोनों जिंदा हैं ये वैलिड है। ओके, सो की इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कि सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी बना देने से काम पूरा नहीं होगा, ड्यूरेबल वाला इसमें जो एलिमेंट है या फैक्टर है जो उसे भी शामिल करना बेहद जरूरी है।